इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट वायर। दूसरा निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट। और लास्ट इसके बाद निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग भी। ये हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से समझना, मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या इनफाइनाइट प्लेन शीट कहने का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में इस वॉल की बात करूं या अपने रिस्पेक्ट में इस वॉल की बात करूं, तो ये वॉल मेरे इनफाइनाइट ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे बॉडी के डायमेंशन इस वॉल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटे ही हैं। बट अगर एक चीटी की बात करूं और चीटी को सेंटर पे रख दूं, तो क्या होगा, इसलिए वॉल क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चीटी बहुत छोटी है, वॉल बहुत बड़ी है। आया समझ, है ना। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? तो सिमिलर सी चीज है, अगर मैं इनफाइनाइट वायर बोल रहा हूँ ना, तो उसको ऐसे समझना। तो तुमने कभी देखा कुतुब मीनार को, या फिर तुम उससे मेट्रो से देखो, दूर से देखो तो चीज छोटी दिखती है, पास जाओगे तो बहुत बड़ी हो जाती है। मून को देखा है ना, मून है तो बहुत बड़ा भाई, दूर से देखो छोटा दिखता है, जितना पास जाओगे चीज उतनी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही अगर तुम इसको दूर से देखोगे, ये डिस्टेंस देखो, हम दो चीजों को मेजर करने वाले हैं, किसके टर्म्स में बोलने वाला हूँ। मान लो डिस्टेंस r है और इसकी लेंथ l है। ये डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो है, ऐसे ले लो, इसको 10 सेंटीमीटर ले लो या 10 मीटर ले लो, और इसकी लेंथ ले लो 20 मीटर, ठीक है। तो अगर तुम 10 मीटर से देख रहे हो इसको, तो r के रिस्पेक्ट में 20 बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं इसको इन्फिनिटी नहीं बोल सकता, ठीक है। बट मान लो जितना मैं पास आता रहूँगा, तुम देखोगे ये चीज़ तुम्हें उतनी ज़्यादा, तुम देखते कभी तुम किसी बड़े या लॉन्ग टावर के पास जाओगे, उतना उसकी लेंथ बढ़ती जाती है ना। जितना तुम इसके पास जाओगे वैसे क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, है ना। अब मान लो तुमने r पास लाते लाते तुम कितना ले गए हो, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 20 मीटर बहुत बड़ा है, क्योंकि 20 मीटर असल में 200 सेंटीमीटर है। तो मैं अब ये बोल सकता हूँ कि जो इसकी लेंथ है ना, वो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट है। इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या है, इनफाइनाइट। मान लो तुम सेंटर पे खड़े हो, है ना, और तुम्हें ऊपर देखना है, तो ऑलमोस्ट तुम्हें बिल्कुल पास जाके देखो। अगर तुम दूर से देख रहे हो, तुम्हें ज्यादा मुंडे को ऊपर नहीं करना पड़ता, और तुम ज्यादा पास जाओगे फिर तुम्हें टॉप देखना है, तो मुंडे को पूरा 90 डिग्री ऊपर करना पड़ जाएगा। आ रहा है समझ? तो अगर मैं इन्फिनाइट की बात करूंगा ना, अगर मैं इन्फिनाइट की बात करूंगा, तो ध्यान रखना कि जो सेंटर से ऊपर वाले पॉइंट का एंगल है वो ऑलमोस्ट 90 है। ऐसे जो तुम्हारा सेंटर से नीचे वाले पॉइंट का एंगल है, तुम बीच में खड़े हो और नीचे देख रहे हो, वो ऑलमोस्ट 90 होगा। तुम ये समझो बिल्कुल तुम किसी वॉल के रिस्पेक्ट में बिल्कुल उसके पास चिपक गए हो, उसके बाद ऊपर देखना है उसकी टॉप को, तुम्हें पूरी मुंडी ऊपर करनी पड़ेगी। तुम पीछे जाओगे तो तुम्हें कम मुंडी ऊपर करनी पड़ती है, पता है। तो होगा, क्या कह रहे हो? तो और बड़ी बात है ये, तो 2000 टाइम्स उससे ज्यादा है, समझ। तो अगर मैं इनफाइनाइट प्लेन वायर बोल रहा हूँ, तो इनफाइनाइट प्लेन वायर मैं इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। तुम ये मत समझना इनफाइनाइट प्लेन वायर का मतलब है कि बहुत लंबी वायर ले ली। इनफाइनाइट प्लेन वायर का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस लिया मैंने उस वायर के लेंथ के रिस्पेक्ट में वो बहुत छोटा लिया, ये मतलब है इनफाइनाइट प्लेन वायर का। आया समझ? किसी को दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, ये मतलब समझ आना जरूरी है ना। तो बंदे इनफाइनाइट को यही समझता रहता है कि इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबी वायर। इट इज अ रिलेटिव टर्म, और किसके टर्म्स के, मतलब किसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव है, डिस्टेंस के टर्म्स में। आया समझ? अगर डिस्टेंस बहुत छोटा है और लेंथ बहुत ज्यादा है तो मैं उसको इनफाइनाइट बोल सकता हूँ। आया समझ? ठीक है, अब इसके थ्रू मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वैसे देखो,
अगर जेई का टॉपिक होता ना, इसमें तुम्हें तीनों केस कराता कि इनफाइनाइट ना हो। तीन केस होते हैं इसमें, एक फाइनाइट वायर हो, है ना, उसके अलावा एक होता है इनफाइनाइट हो, एक होता है सेमी इनफाइनाइट हो। बट जेई का टॉपिक नहीं है, तो मैं सिर्फ इनफाइनाइट वाला तो इनफाइनाइट वाला करा रहा हूँ। अब तुम समझो कि अगर तुमने मान लो ये इनफाइनाइट प्लेन वायर ही है, अगर अगर इसमें मतलब इधर की साइड भी ये एलईडी लगी हुई हो और इसको मैं ग्लो कराऊं, तो क्या होगी, हर डायरेक्शन में इक्वल रोशनी जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसे समझ लो कि इनफ्रारेड प्लेन वायर है, अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो एक आर डिस्टेंस में, हर चाहे मैं यहाँ पर पॉइंट पे बात करूँ, इस पॉइंट पे बात करूँ, इस पॉइंट पे बात करूँ, इस पॉइंट पे बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। पर ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट के लिए। किसी को दिक्कत कोई परेशानी? फिर सेम नहीं रहती भाई, मतलब उस पॉइंट पे तो सेम रहती, पर जिस हिसाब से भी करूंगा ना, अभी समझा दूंगा तुम्हें। फाइनाइट वाला कोई पॉइंट नहीं हो, मान लो तुम इससे इक्वल डिस्टेंस हो, तब अगर तुम डिस्टेंस चेंज कर दोगे, मान लो एक बार आर पे निकालो, दूसरी बार 2r पे निकालो, तब अलग आएगा। पर एक बार आर पे निकालो हर पॉइंट पे, मतलब यहाँ से सर्कल बना लो, उस सर्कल वो सर्कल का रेडियस आर है, तो उस सर्कल में किसी पॉइंट पे निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। आया समझ? तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकल रही है ऐसे 3D में, ऐसे करके 3D में हर पॉइंट से, मतलब नीचे से ऊपर से नहीं, हर एक पॉइंट से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। आया समझ? है ना? अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये इनफाइनाइट वायर है ना? अच्छा, तो तुम लोगों को वो आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या फिर लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, या वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये तीनों में डिफरेंस पता है? तो जिसको नहीं पता, किसको नहीं पता, फटाफट बता दो एक बार। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी, लीनियर, एरिया और वॉल्यूमेट्रिक। 11 में मैंने कराया है वैसे ही। देखो डेंसिटी ना 3 टाइप की होती है, ये चीज समझ लेना भी। डेंसिटी 3 टाइप की पढ़ोगे तुम। एक पढ़ोगे तुम लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन मतलब एक लाइन दे रखी है ना? और लाइन का मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर टोटल, अभी हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज के लेवल से बात करते हैं, इस लाइन के ऊपर ही पूरा चार्ज दे रखा है ना? तो डेंसिटी क्या होगी इसके लिए? इसका डेंसिटी जो डिफाइन करूंगा मैं लैम्डा से करूंगा। लैम्डा इज टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो ये क्या होगा, तुम्हारा टोटल चार्ज मान लो इस पे Q है और लेंथ इसका L है। आया समझ? तो दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, इसमें दिक्कत कोई परेशानी? ये टोटल चार्ज पे Q है और टोटल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी मैंने? L। और टोटल चार्ज कितना दे रखा है? मान लो अब मैं इसका छोटा सा मास, छोटी सी लेंथ लेता हूँ, बस इतनी सी लेंथ लेता हूँ, और इसका मास मुझे निकालना है। ये है तुम्हारा dx लेंथ, है ना? तो इसी लैम्डा को देखो, जो डेंसिटी होता है, चाहे मैं इतने की निकालूं, डेंसिटी पूरी यूनिफॉर्म है, मतलब चाहे मैं कितनी भी लेंथ की डेंसिटी निकालूं, डेंसिटी सेम ही रहेगी। तो अगर इतनी सी लेंथ की मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो मैं मान लेता हूँ इतनी सी डेंसिटी, इतने से dx का मास कितना है, dm। कितना मास है? dm। तो इससे कैसे आएगी डेंसिटी, सॉरी मास नहीं, सॉरी, इतने से का चार्ज है dk। तो इसके जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे आएगी? इतनी छोटी सी वायर का लेंथ कितना है, dx, और उस पर चार्ज कितना है, dq। तो होगा dq बाय, तो मैं dq लिखूंगा तो dq क्या होगा, लैम्डा इंटू, ये समझ आ गया? इसके अलावा होता है दूसरा एरियल चार्ज डेंसिटी, या एरियल बोलते हैं इसको। ठीक है? क्या? हाँ, एरियल या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी ले सकते हो। अरे स्पेलिंग छोड़ो यार, वॉल्यूमेट्रिक, है ना? एरियल, इसमें एरियल का क्या मतलब है? अब तुम्हारे पास 2D फिगर होगी, पूरी एरिया होगा, है ना? इसका टोटल एरिया मुझे दे रखा है ए, और इस पे चार्ज है टोटल। ठीक है?
इसको टोटल चार्ज कितना दे रखा है मैंने, क्यू। ठीक है, तो इसमें डिफाइन होता है, इसमें जो सिग्मा यूज होता है वो होता है सिग्मा। सिग्मा होगा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। टोटल चार्ज क्या है, क्यू। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें छोटा सा एरिया लेता हूँ, ये छोटा एरिया है डी ए और इस पर चार्ज है डी क्यू। ठीक है, तो इसलिए मैं सिग्मा कैसे लिखूंगा, इसलिए सिग्मा लिखूंगा मैं डी क्यू बाई, तो यहाँ से तुम्हारा डी क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। लास्ट है तुम्हारा वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो मैं 3D में बना नहीं पा रहा, पर तुम ऐसे समझ लो पूरा स्फीयर है ये, पूरे स्फीयर के अंदर पूरे एक बॉल है, पूरे बॉल के अंदर मैंने चार्ज भर रखा है ना। एक फुटबॉल है, उसके अंदर पूरे के अंदर मैंने क्या भर रखा है, चार्ज भर रखा है ना। इसका टोटल वॉल्यूम V है और इसका टोटल चार्ज Q है। और इसके लिए डिफाइंड होता है, देखो इसके लिए लैम्डा डिफाइंड होता है। अच्छा, जो मुझसे 11 में पढ़े उनको थोड़ा समझ आ रहा होगा, मैं तुम्हें जब 11 पढ़ा था तभी बोला था कि जब ये चीज़ें 12th में काम आएगी, और 12th में जब न्यू स्टूडेंट्स होंगे मोस्टली को ये चीज़ें नहीं पता होती। मैं न्यू स्टूडेंट्स की कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, बट ये मुझे पता होता है कि जब भी मैं हर साल पढ़ाता हूँ कि 11 का बेसिक है और ये बच्चों को नहीं पता होता, और 11 के बच्चों को मैं एम्फेसाइज कर करके ये चीज़ें बताता हूँ। हाँ, सॉल्व में पढ़ाया मैंने और उसमें ये पढ़ाया है सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया। इसके लिए लैम्डा, इसमें सिग्मा है, इसके लिए रो है। आया समझ। अब इसमें क्या हुआ, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या है, क्यू बाय, अगर इसमें मैं छोटा सा वॉल्यूम ले लूं डी वी, उसका चार्ज ले लूं मैं डी क्यू, तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये कि रो जो होगा वो डी क्यू बाई डी वी होगा और डी क्यू जो होगा रो डी वी होगा। मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ तो डी क्यू होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डी एक्स। एरिया की बात कर रहा हूँ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया डी ए, और वॉल्यूम की बात कर लो तो रो इंटू डी ए। क्या ये याद रहेगा? अब मैं क्वेश्चन नहीं आते अभी लगाऊंगा, एप्लीकेशन में आता है। इसमें जेई पे एक क्वेश्चन आता है जो कुछ ऐसा होता है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी और यहाँ से एक्स पॉइंट पे या सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलते हैं। जेई में भी आ रखा है और सीबीएसई में भी आ रखा है। ये पॉइंट क्लियर है? सुनिए, रो है सिग्मा, ये ऐसे बनता है भाई। क्या हुआ, क्या बस समझ लिया? ये समझ आ गया? अभी भाई याद रखना, आगे भी काम आएगा। ठीक है, अच्छा मैं अभी किससे निकाल रहा हूँ, किससे निकाल रहा हूँ, लीनियर चार्ज किससे निकाल रहा हूँ, इन्फिनाइट वायर के लिए। वायर पे मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करूंगा, एरिया चार्ज डेंसिटी यूज करूंगा, वॉल्यूम करूंगा, लीनियर करूंगा। ठीक है, तो इस पूरे पर चार्ज दे रखा है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। क्या दे रखी है? इसमें दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इससे मैं इसमें गॉस लॉ यूज करने वाला हूँ, है ना। गॉस लॉ में क्या चाहिए होता है मुझे, एक गॉसियन सरफेस या फिर एक 3D फिगर। जो 3D फिगर होता है, क्या वो फिगर रियल होता है या इमेजिनरी भी हो सकता है?
रियल होता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक 3D में मान लो ये था ना, इसके आसपास, इस पूरे के आसपास एक इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम कर रहा हूं, समझ रहे हो, वो पूरे नीचे तक जा रहा है। और ये सिलेंडर के ये आर डिस्टेंस पे, इधर से भी ये आर डिस्टेंस पे आया समझ। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी, और इस साइड कैसे होगी, नहीं समझ आ रहा? एक पेज जरा मुझे पढ़ दो। देखो, तुमने ये सिलेंडर एज्यूम कर रखा है और इसके बीच में तुम्हारा क्या है, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अब इस सिलेंडर के पास 3 एरिया है, कौन कौन सा एरिया है, एक तो कर्व सरफेस एरिया है, एक ऊपर वाला एरिया और एक नीचे वाला एरिया। जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो एज अ रोशनी समझो, ऐसे ऐसे करके स्पाइक के फॉर्म में निकल रहा है, मतलब अरे इमेजिन कर लो ना, यहाँ से इधर की साइड है, यहाँ से इधर की साइड है, अगर यहाँ पर निकालूंगा तो इधर की साइड है। अच्छा, एरिया भी देखना, एरिया क्या होता है 2D फिगर्स के लिए, आउटवर्ड नॉर्मल। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, इससे आउटवर्ड नॉर्मल कैसे जाएगा, ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और ऐसे में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर निकालूंगा ना, दोनों में एंगल 0 डिग्री आएगा। आया समझ? चाहे कहीं इस पॉइंट से निकालूं, इसलिए एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी। हाँ हाँ, आया समझ? तो अगर फ्लक्स निकालूंगा मैं, टोटल फ्लक्स निकालूंगा, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालता हूँ तो 3 एरिया की वजह से निकलेगा। एक है कर्व सरफेस एरिया, एक है ऊपर वाला एरिया, और एक है जो ऊपर वाला एरिया है, इसमें एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की साइड। तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, देखो 90, और नीचे वाले के लिए सेम 90। तो ऊपर वाले में फ्लक्स 0, नीचे वाले के लिए फ्लक्स, सिर्फ फ्लक्स आएगा इस कर्व की वजह से, ठीक है। तो मैंने इसमें तुम्हें 3 एरिया बताया। ऊपर वाला मान लो एरिया A1 है, नीचे वाला एरिया A2 है, और जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। अब मैं फ्लक्स टोटल निकालने वाला हूं। इसके थ्रू जो फ्लक्स टोटल आएगा वो क्या होगा, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स, इन दोनों में से 0 आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, 90 डिग्री में। किसी को दिक्कत नहीं, परेशानी? देखिए A3 का मतलब एक ही पॉइंट है, पूरे सरफेस से तो निकालना भाई। हाँ, टोटल फ्लक्स क्या, सिर्फ फ्लक्स थ्रू 3 के बराबर आ जाएगा। आया समझ? अब ये बताओ, जो 30 थ्रू फ्लक्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। मैं छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, और पूरे कर्व सरफेस में क्या करूंगा मैं, पूरे थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। मैंने छोटे एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाल लिया, और पूरे के थ्रू निकालना है तो मुझे छोटे छोटे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और वो किससे होता है, इंटीग्रेशन से, है ना। अब अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0। तो ये हो जाएगा A cos, और cos 0 कितना होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो मैंने ये एरिया लिया था, इसके बीच में मैंने अपना वायर रखा था, अगर मैं इससे किसी भी r डिस्टेंस से बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, सेम। तो मतलब किसी भी मैं छोटे से dA की बात करूं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, ठीक है।
तो वहां पर ये ई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा सिर्फ डी ए। अच्छा यहाँ पर ये सर्कल का मतलब होता है क्लोज। अब ये बताओ, मैं पूरे एरिया को प्लस कर रहा हूँ और एरिया किसका निकाल रहा हूँ मैं, सिर्फ कर्व का, तो किसका आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टू टू पाई आर एल भाई, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का भाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल होता है। हाँ 2 पाई आर एच, यहाँ पर एच की वैल्यू एल दे रखी है भाई, ये लेंथ मान लो एल है। कर्व सरफेस एरिया नहीं पता सिलेंडर का, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर या फिर रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो क्या डीए लिख सकता हूं मैं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल, एच तुम्हारा बेसिकली एल के बराबर ही है, हाइट जो है यहाँ पर वो लेंथ है। आया समझ। एक तो फ्लक्स टोटल हो गया कि जो मैं नॉर्मली निकालता हूँ उससे निकालता हूँ, उससे आ गया। और एक फ्लक्स टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, गॉस लॉ, है ना। अगर मैं इसमें गॉस लॉ अप्लाई करूं, इसको 1 ले लो, अगर मैं इसमें गॉस लॉ याद अप्लाई करूं तो फ्लक्स टोटल क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ इस पूरे सिलेंडर में इनक्लोज चार्ज किसके बराबर होगा, जो इस वायर पे चार्ज है टोटल, और इस वायर पे टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज पे क्यू इनक्लोज क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन द वायर या ऑन द इन्फिनिट वायर, ठीक है। और वो क्यू इनक्लोज किसके बराबर होगा, लैम्डा किसके बराबर होता है, क्यू बाय, तो क्यू किसके बराबर होगा, लैम्डा इनटू, तो किसके बराबर आएगा, लैम्डा इनटू। किसी दिक्कत कोई परेशानी, पक्की बात, ठीक है। तो यहां से फ्लक्स टोटल किसके इक्वल आ गया, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखो इससे फ्लक्स टोटल ए इंटू 2 पाई एल आया, इससे लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट आया, है ना। ठीक है, मैं यहां से फ्लक्स और यहां से फ्लक्स दोनों सेम ही होंगे, तो दोनों को क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो ये रहेगा ए इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एल से एल कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर नीचे 2 इंटू 2, देखो ऊपर क्या बन गया 2 लैम्डा, नीचे बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय इससे क्या है आर, और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2k लैम्डा बाय आर डिराइव्ड। दिखा दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा किसी भी इनफिनिट वायर से आर डिस्टेंस में, वो किसके बराबर होगा, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। यहां पर लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इनफिनिट वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, और इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये तो पॉजिटिव रॉड है ना, तो इससे तो अवे होगी, और अगर नेगेटिव होगी तो इसके टूवर्ड्स होगी, और वैल्यू कितनी होगी, 2k लैम्डा बाई आर ही होगी। आया समझ, इसमें दिक्कत कोई परेशानी। अब मैं जितने भी एप्लीकेशन करूंगा ना उसमें फ्लक्स निकालूंगा, एक जो नॉर्मल तरीका है फ्लक्स टोटल निकालने का, कि φ1 निकालो, φ2 निकालो, φ3 निकालो, ऐड करो, और एक निकालूंगा गॉस लॉ के थ्रू, और दोनों को क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा, यही हर किसी में चलेगा, ठीक है। ये समझ आ गया। अच्छा ध्यान रखना इन डेरिवेशन से भी
इन डेरिवेशन को याद करने का तरीका क्या होता है? अब डेरिवेशन को मैं याद करने का तुम्हें तरीका समझाता हूँ। तुम लोग 11 में डेरिवेशन ना एज इट इज लाइन टू लाइन रखते हो, मोस्ट स्टूडेंट यही करते हैं, और उसमें डेरिवेशन भूल जाओगे, है ना। डेरिवेशन को यही नहीं बोलूंगा कि 100% तुम समझ के सारा वहां पर डिराइव कर लोगे, थोड़ा बहुत रटना होता है। रटना कैसे? रटना ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, इससे जो मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा सिलेंड्रिकल बनना चाहिए, है ना। उसके बाद तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फ्लक्स निकालूंगा पहले मैं इंडिविजुअल तरीके से इंटीग्रेट करके, और एक निकालूंगा गॉस के थ्रू, गॉस क्यू इक्वल बाय एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा। ये 3 स्टेप्स पता होने चाहिए। पहला कि लाइन चार्ज के लिए मैं गॉसियन सरफेस कैसे बनाऊंगा, सिलेंड्रिकल बनाऊंगा। सेकंड कि इंडिविजुअल फ्लक्स कैसे निकालूंगा, φ1 + φ2 + φ3, और φ3 निकलेगा इंटीग्रेशन से। और थर्ड ये पता होना चाहिए कि गॉस लॉ के थ्रू निकलेगा, फोर्थ में दोनों को इक्वेट। ये 4 स्टेप तो मेरे दिमाग में आने चाहिए। अब ये 4 पॉइंट्स पता है, तुम कुछ पेपर में क्या कर सकते हो, इसको अगर दिमाग है बेसिकली तुम्हें ये रट लिया, पर नीचे का पता ही नहीं तुम्हें कैसे करना है, मैं मान के चलो तुम्हें अगर ये आता है तो तुम नीचे का खुद निकाल सकते हो, इतनी बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। यही तरीका है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने हर एक डेरिवेशन के बाद तुम्हें ट्रिक टू रिमेंबर लिख रखा है, पर सेकंड चैप्टर से किसी में नहीं लिखा। फर्स्ट चैप्टर में तरीका बताया कि कैसे रिमेंबर करना है, और सेकंड चैप्टर में तुम्हें खुद वो लिखना आना चाहिए हर डेरिवेशन को। डेरिवेशन को एज इट इज ऐसे नहीं रटा जाता कि लाइन टू लाइन तुम रट लो। चलो अब हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट अब समझ आ जाए ध्यान से। हम पे ना ऐसे एक प्लेन शीट दे रखी है। अच्छा मैं इसको इन्फिनिट कैसे बोलूंगा, अगर जो आर डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस में मैं निकाल रहा हूँ वो बहुत इसके पास है। फॉर एग्जांपल बॉल के बहुत पास सीधी चली जाएगी तो बॉल इसके लिए क्या हो जाएगी, इन्फिनिट। तो डिस्टेंस के टर्म से मैं इसके डायमेंशन को मेजर कर रहा हूँ, उसके रिस्पेक्ट में मैं इन्फिनिट को बोल पा रहा हूँ। अगर डिस्टेंस के टर्म्स में डायमेंशन बहुत बड़े हैं तो मैं उस चीज को क्या बोल सकता हूँ, इन्फिनिट है। देखो सबसे पहले ये क्यों बनाता हूँ, सबसे पहले ये बताओ, ये एक शीट है, इन्फाइनाइट प्लेन शीट, इस पूरे पे चार्ज है प्लस, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका सबको क्लियर है? इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस जो बनाने वाला हूँ वो 3D में ऐसे बनाने वाला हूँ। आपको विजुलाइज करना, विजुलाइज ऐसे करना है कि ये पेज है, इस पेज के सेंटर से मैं एक सिलेंडर पास कर रहा हूँ, इसके पास बॉटल है, सिलेंड्रिकल बॉटल, वॉली बॉटल नहीं चाहिए, हाँ ऐसे समझ लो। वैसे भी वो इमेजिनरी सरफेस है, इसके थ्रू मैं होल करके सेंटर से पास कर रहा हूँ, करके देखो। नहीं बीच से होल करना पड़ेगा तो चले ही जाएगा, है ना। आया समझ, किसी को दिक्कत कोई परेशानी? लो भाई तुम्हें याद रखना पड़ता है, हमें सिलेंड्रिकल बनाना है। तुम और कोई भी बना सकते हो, पर हमें ऐसी सरफेस बनानी चाहिए सिमेट्रिकल हो, जिससे निकालना आसान हो। आया समझ, किसी को दिक्कत कोई परेशानी? क्या क्या बना सकते हो? हाँ बोलो। सिलेंडर का ज्यादा अच्छा है, क्यूब में दिक्कत आई है, बता देता हूँ क्यों। हाँ बोलो। हाँ सिलेंडर ही बनाऊंगा भाई, 2πr होता है, 2πr होता है, पर यहाँ पर अब सुनो, यहां से जो डिस्टेंस है वो क्या है, r, और ऐसे यहां से जो डिस्टेंस है ये भी r है। मैं इस शीट से इस साइड बात करूंगा, देखो इस शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे ऐसे करके आएंगे, ठीक है। ऐसे इस यहाँ पर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी,
वो भी ऐसे ही है, मतलब पूरी शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी। डायरेक्शन ली क्यों नहीं है? कहाँ गया पेज? इस पूरे शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पूछूंगा तो इधर की साइड है, नीचे पूछूंगा इधर की साइड है, सारी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और इधर माइनस एक्सिस की तरफ, ये बोल रहा हूँ मैं ऐसा। अच्छा, इस सिलेंडर में भी 3 सरफेस है, एक है A1, दूसरा है A2 और तीसरा क्या है? कर्व सरफेस, है ना। अच्छा, A1 के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? ये वाला। इसमें एरिया वेक्टर होगा इधर की साइड, और इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? इस साइड। क्या दोनों साइड तुम दे सकते हो कि ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? वो भी इसी साइड है, तो एंगल कितना है? और इस साइड भी कितना है? इसमें दिक्कत कोई परेशानी? दोनों साइड से होगी भाई, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज से क्या ये डिसाइडेड है कि एक ही साइड जाएगा? चार्ज से इस पॉइंट में भी निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट में भी निकलेगा, पूरा 3D में जाता है। नहीं भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे इधर की साइड जाएगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कैसे चली जाएगी यार? यहाँ पर जो चार्ज रखा है ना, मान लो यहाँ पर बल्ब रखा है, बल्ब जो है वो सिर्फ इसी साइड रोशनी देगा, इस साइड भी देगा, तो वही कह रहा हूं मैं, ऐसे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड को। अच्छा, जो तुम्हारा सिलेंडर है वो बीच से पास हो रहा है, तो इसमें छोटा सा होल करके जाएगा एक, मतलब इस एरिया में यहाँ पर एक छोटा सा होल कर रखा होगा इसने एक। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारा सिलेंडर है, ये कौन सी सरफेस है? गॉसियन सरफेस। क्या इसने पूरा पूरा जो एरिया है उसका चार्ज ले रखा है, या सिर्फ छोटा सा जहाँ पर होल कर रखा है वो इनक्लोज चार्ज है? छोटा सा इनक्लोज चार्ज है ना। देखो, तुम लोगों को ही पता है कि अगर इसका एरिया मैं ए ले लेता हूँ तो इसका एरिया भी क्या होगा और इसका एरिया भी क्या होगा? क्या यहाँ से यहाँ पर मैं क्यू इनक्लोज ये ले सकता हूँ? क्यों? क्यू इनक्लोज विल बी सिग्मा इंटू ए, देख सकता हूँ, किसी दिक्कत कोई परेशानी? क्यू इनक्लोज सिग्मा इंटू ए ले सकता हूँ, ठीक है। अब फ्लक्स थोड़ा निकालने का तरीका क्या है? फ्लक्स थोड़ा निकालूंगा मैं 3 सरफेस के थ्रू, φ1, φ2, φ3। अब ये समझना, क्या सेम हो रहा है? हाँ वैसा ही होता है भाई, सेम ही होता है हर किसी में। देखो, ये बीच से सिलेंडर जा रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड है, ये कर्व सरफेस एरिया के लिए एरिया वेक्टर कैसे होगा? इस कर्व ऊपर वाले के लिए ऊपर की साइड होगा, इधर के लिए इधर की साइड होगा। पर ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर की साइड है? इधर की साइड। इससे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, चाहे इस वाले पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर ऊपर, इस वाले पॉइंट के लिए इधर, इस वाले पॉइंट के लिए इधर, हमेशा एंगल कितना बन रहा है? 90। आया समझ? किसी को दिक्कत कोई परेशानी? तो जो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया है, इस बार इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है? 90। तो इसमें जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? 0। तो तुम्हारा φ3 कितना आएगा? ये तुम्हारा 0 आएगा। क्या आएगा? 0। और ये 0 क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के आपस में, अच्छा भैया ऐसा है ना, इसको आज ही आगे रिवाइज कर लेना, 2 दिन बाद करोगे ना तो मैंने चीज कैसे ली थी समझ नहीं आएगी। किसमें? हाँ, इन दोनों में तो 0 आ रहा है, उनमें तो 0 ही आ रहा है। हाँ तो A2 A1 और इसको तो कंसिडर करूंगा ही। देखो, ये मानते हो कि यहाँ से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल देता हूँ वैल्यू क्या है? E, और एरिया वेक्टर कितना है? A, और एंगल कितना है? 0। ऐसे ही φ2 की जैसे भी क्या हुआ? EA cos 0, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा EA इंटू 1, और इस पूरा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2EA। इसमें किसी को दिक्कत कोई परेशानी? पक्की बात? आगे बढ़ो। यहाँ से फ्लक्स टोटल, वहां से फ्लक्स टोटल से होना चाहिए, इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो, पूरी राम कहानी खत्म हो जाएगी, फिर पूछना। कर्व सरफेस एरिया है,
उसके से एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है या इधर जा रहा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर है, तो परपेंडिकुलर है। मुझसे पूछो कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाला। यहां से फ्लक्स टोटल कितना आएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं यूजिंग 1 and 2, जो तुम्हारा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट है, जो बेसिकली इक्वल होगा 2 E A के बराबर, और ए से कट जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पर कहीं पे भी डिस्टेंस आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस इन केस ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट। कहीं पर भी डिस्टेंस आ रहा है, आर तो नहीं आ रहा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर था, उसे तुम लोगों ने पूछा था, ठीक है। तो ये लिख लेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेन शीट। किसी को पूरा समझ आ गया, समझ आ गया?